हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सब्जेक्ट को रिमाइंडर बुक से पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, आज से भारतीय अर्थशास्त्र को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, इससे बहुत सा क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहले थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थ्योरी में क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। किसको? तो एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? तो एडम अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? प्रतियोगिताओं की उपस्थिति। प्रतियोगिताओं की उपस्थिति। भारत में अर्थव्यवस्था कैसी है? तो विकासशील। कैसी है? तो विकासशील। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती की जाती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो उद्यमों की अस्तित्व पर। वर्तमान में भारत के आर्थिक विकास में किसको अधिक से अधिक महत्व दिया गया है? तो निजी क्षेत्र को। किसको? तो निजी क्षेत्र को दिया गया है। किसको? तो निजी क्षेत्र को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्रामीण सहकारिता के आधार पर। ग्रामीण सहकारिता के आधार पर। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया गया है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। विकासशील राष्ट्रों ने विकास के लिए किस मॉडल पर आधारित आयोजन के माध्यम से आर्थिक विकास का प्रयास किया गया है? आर्थिक विकास का तो हेराल्ड डोमर मॉडल। चलिए आगे देखते हैं। किसी राष्ट्र में विकास हो रहा है या नहीं, इस तथ्य के अन्वेषण का प्रारंभिक आधार सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि है। चलिए आगे देखते हैं। 1960 से 70 के दशक में आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? सकल घरेलू उत्पाद का। किसका? तो सकल घरेलू उत्पाद का। 1960 से 70 के दशक में आर्थिक विकास के संकेत के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? सकल घरेलू उत्पाद का। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो तीसरा। किसका? तो तीसरा। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। कौन है? तो चौथा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना % भाग कृषि पर है? तो 52%। कितना है? तो 52%। भारत में अधिकतम बेरोजगार हैं तो संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO द्वारा। भारत में कृषि मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो अदृश्य बेरोजगारी। किस है? तो अदृश्य बेरोजगारी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सा बेरोजगारी सर्वाधिक है? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों। मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों है। वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बन गई है? तो शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है? तो शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? तो हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन किया है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं।
राज्य राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबों का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग किया है? तो किसका सूत्र का प्रयोग किया है? तो डी.के. लकड़वा समिति, डी.के. लकड़वा का, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को कहा जाता है। तो वैश्वीकरण। अंत्योदय का कार्यक्रम क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों का मदद करना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विश्व के कुल कितने निर्धन आबादी का हिस्सा है? तो 36%। कितना है? तो 36% है। कितना है? तो 36% है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में निर्धनता का अनुमान कितना लगाने की संभावना है? तो 11%। कितना है? तो 11%। भारत में निर्धनता का सर्वाधिक आरोप बिहार में है। एमआरपी आधारित आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत में निर्धनता 21.8 है। ये 21.8 है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IBRD या विश्व बैंक, IBRD या विश्व बैंक का है। विश्व बैंक जारी करता है। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री का देन है? तो महबूब उल हक का है। चलिए आगे देखते हैं। हरित सूचकांक विकसित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट द्वारा जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है? तो अप्रैल 2003 में पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात बंद होना। भारत में 1950 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ है? भारत में 1850 के उपरांत सर्वाधिक ब्रिटिश पूंजी निवेश किस आधारभूत क्षेत्र में हुआ? तो रेलवे में। किसमें? तो रेलवे में। भारत में वाणिज्यीकरण कब हुआ है? तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची का। किसका? तो समवर्ती सूची का। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो इंग्लैंड में। कब? तो इंग्लैंड में। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलिए आगे देखते हैं। अग्रदूत कहा गया है। चलिए देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र में। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन से हैं? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो सेवा क्षेत्र। कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। योजना काल में राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कृषि क्षेत्र में है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक है। भारत की राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 22.2% है और तृतीय क्षेत्र का 65% है। भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सबसे कम है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे
कम है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO की स्थापना 1951 में हुआ। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO की स्थापना 1951 में हुआ। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। किसका है? तो गोवा का है। देश में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय किसका है? तो बिहार का है। किसका है? तो बिहार का। देश में आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सा बेहतर है? तो राष्ट्रीय आय। कौन है? तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कौन है? तो राष्ट्रीय आय है। चलिए आगे देखते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक है तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप है। देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक माप है तो सकल घरेलू उत्पाद का। सकल घरेलू उत्पाद GDP का। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्पादित गणना विधि या आय विधि? उत्पादित गणना विधि या आय विधि? देश में हिंदू वृद्धि दर संबंधित है तो राष्ट्रीय आय का। वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी और सिराज ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी और सिराज ने लगाया था। स्वतंत्रता के बाद देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 4 अगस्त 1949 को किया। 4 अगस्त 1949 को किया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू और स्थिर दोनों मूल्यों। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर? चालू और स्थिर दोनों मूल्यों पर। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में किसको घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। किसको? तो अप्रत्यक्ष कर। GNP से NNP निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है? तो ह्रास को घटाया। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन किस वर्ष से? तो 2004-5 से है। 2004-5 से है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति 64% किस क्षेत्र में था? भारत की कुल श्रम शक्ति का 64% कृषि क्षेत्र से है। भारत के उद्योग धंधों में कुल श्रम कितना है? तो 16% है। कितना है? तो 16% है। चलिए आगे देखते हैं। और भारत की आर्थिक नियोजन है। क्या है? भारत का आर्थिक नियोजन है। चलिए सन 1934 में सर्वप्रथम किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा है? नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक तो एम विश्वेश्वरैया ने। सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1938 में किसके अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन का गठन किया है? 1938 में राष्ट्रीय ने तो जवाहरलाल नेहरू की। चलिए आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति ने कौन सी एक सूत्रबद्ध योजना बनाई है? तो बॉम्बे प्लान। किसने? तो बॉम्बे प्लान। 1944 में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपति ने कौन सी एक सूत्रबद्ध योजना में? तो बम्बई प्लान।
श्रीमन नारायण 1944 में एक योजना निर्मित किस नाम से की? श्रीमन नारायण ने 1944 में एक योजना निर्मित किस न तो गांधीवादी योजना। श्री एम एन राय ने अप्रैल 1945 श्री एम एन राय ने 1945 में कौन सी योजना चलाई थी? तो जन योजना। कौन? तो श्री एम एन राय ने अप्रैल 1945 में कौन सी योजना चलाई है? तो जन योजना। भारत में योजना से संबंधित पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय एम विश्वेश्वरैया का है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? भारत में आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को। 1 अप्रैल 1951 को। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? तो बी एस मिहांस। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की है। तो 10 वर्षीय। कौन है? तो 10 वर्षीय। स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की। यह योजना 10 वर्षीय है। आर्थिक नियोजन का विषय है तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची है। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची है? तो समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन कौन सा सूची है? तो समवर्ती सूची है। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा तो 15 मार्च 1950 को। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की। किसकी? तो योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। चलिए आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 में हो। कब हुआ? तो 1938। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन हेतु किए गए प्रयास कौन कौन सा है? तो देखिए पहला है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने। तो कब? तो 1934। राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय नियोजन समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1938 में। बम्बई प्लान तो बम्बई के 8 उद्योगपति ने तो 1944 में। नियोजन एवं विकास विभाग सर आर देशील दलाल ने 1944। गांधीवादी श्रीमन नारायण 1944 में। जन योजना श्री एम एन राय 1945 में। सर्वोदय योजना तो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950 में। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण 1950 में। चलिए आगे देखते हैं। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अगस्त 1952। पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 को। राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित? 1949 में। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित किया? राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब
राष्ट्रीय योजना समिति का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया था? 1949 को। 1949। सर्वोदय योजना एक प्रारूप किसके द्वारा थे? जयप्रकाश नारायण द्वारा। जयप्रकाश नारायण द्वारा। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब दिया था? 1944 में। भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन और विकास विभाग 1944 में। 1944 में। चलिए आगे देखते हैं। नियोजन और विकास विभाग कार्यकारी सदस्य कौन होता है? तो आरदेशियल दलाल कौन थे? तो आरदेशियल दलाल थे। भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन सर्वप्रथम किया था? किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया था? गुन्नार मिडल ने। किसने? तो गुन्नार मिडल ने। भारत में योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना? तो 12। कितने? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई थी। कब हुई थी? तो 12 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई? जो 7 बना चुकी हैं। अनवतर योजना किस अवधि में था? 1978 से 83। 1978। भारत में अब तक योजना अवकाश था। भारत में अब तक योजना अवकाश था तो 1966 से सूखे के पश्चात भारत में योजना अवकाश था। 1966 के सूखे के पश्चात। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि की दर लक्ष्य से अधिक था? तो प्राथमिक। कौन? तो प्राथमिक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र की प्रमुख था? तो कृषि क्षेत्र की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड-डोमल मॉडल पर। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजना का सैद्धांतिक मॉडल आधारित है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड-डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना तो महालनोबिस मॉडल। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एलन माब्रे या अशोक रुद्र के समय। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आयोग के दृष्टि से योजना विभाग का तैयार। चलिए आगे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना कई विकास युक्तियों की संरचनात्मक परिवर्तन। सातवीं पंचवर्षीय योजना दीर्घकालीन विकास युक्ति पर बल देते हुए उदारीकरण का अग्रसर। आठवीं पंचवर्षीय योजना उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू.सी. मिलर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पी.सी. महालनोबिस ने तैयार किया था। कौन? तो पी.सी. महालनोबिस ने। भारत में खादी एवं ग्रामीण उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय हुआ था परिवहन एवं संचार। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ 1928 के फ्रेंडमैन योजना का अनुसरण करता है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात स्थापित हुआ था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 3 लौह इस्पात हुआ था। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वाधिक बल मिला था? तो अधसंरचना पर। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत में सर्वाधिक असफल तो कौन रहा था? तो तीसरा। कौन रहा था?
तो तीसरा रहा था। कौन रहा था? तो तीसरा रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास, आत्मपोषित विकास, आत्मपोषित विकास। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र पर प्राप्त हुआ था? तो कृषि क्षेत्र पर। किस पर? तो कृषि क्षेत्र पर प्राप्त। भारत के किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता है? तो चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना। कौन? तो चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया? स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष था 1979 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना अन्य किस नाम से जाना? तो गाडगिल योजना। किस? तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किसने पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र तैयार किया है? तो किसने? तो डीपी धर ने। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1975। राष्ट्रीय नियोजन ने रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी जनता पार्टी ने। किसने? तो जनता पार्टी ने। भारत के में निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। किसमें? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। चलिए आगे देखते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत है? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो निर्धनता उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरा होने के 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। किस पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया? तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 85। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे है? रामकृष्ण हेगड़े के। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था तो जवाहर रोजगार कार्यक्रम। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो कितना? 1985 से 1980 है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का नवीनतम प्रारूप किसके निर्देश पर तैयार? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देश पर। किसके? तो प्रणब मुखर्जी के निर्देश पर। चलिए आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना जिसे चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना जिसने चार सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य था 92 से 97।
किस पर 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई है? तो न्यायपूर्ण वितरण और समानता के विकास, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 97 से 2002, 97 से 2002। किस योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त हुई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही? आर्थिक वृद्धि दर सबसे, तो 2006 से 7, 2006 से 7, 2006 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही? तो 2002-3 में, 2002-3 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, तो कितना? 2006-7 में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर कम रही? तो 2002-3 में, 2-3 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना को 2007 से 2012 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत का लक्ष्य? तो 9% का लक्ष्य है, लेकिन प्राप्ति कितना? देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साक्षरता दर को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया था? तो 75%। कितना? तो 75% कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की औसत विकास दर है? तो 4.1%, 4.1%। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो 28। कितना? 28। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के लिए कितने नए अवसर सृजित किया गया था? तो 7 करोड़। कितना? तो 7 करोड़। 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक संरचना में कितने निवेश की आवश्यकता होती है? तो 320 अरब डॉलर। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9% की वार्षिक विकास दर प्राप्त करने के लिए निवेश स्तर जीडीपी का कितना % है? तो 35%। कितना? तो 35% है। कितना है? तो 35% है। चलिए देखिए, पंचवर्षीय योजना तथा लक्ष्य तथा उपाधि। प्रथम 51 से कितना था? 56। कितना था? 51 से 56 था। 51 से 56 था। तो देखिए कितना वार्षिक वृद्धि इतना था, उपलब्धि कितना हुआ? तो 3.6 हुआ था। द्वितीय 51 से 56 से 61, 4.4 इसमें घटा हो गया। तीसरा 61 से 66, तब 5 से कितना? 2.2 हो गया। लेकिन चौथी तो इसमें अवकाश आ गया था। इसमें क्या गया था? तो अवकाश 1966 से 1969 अवकाश चला आया था, अवकाश काल आ गया। तो चौथा आ गया 1969 से 74, 1969 से 74 आ गया था। तो कितना? 5.5 से लेके 2.5 हो गया। चलिए आगे 5वीं, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना देखिए चलना था 5 वर्ष, लेकिन 4 वर्ष चल गया। 5 वर्ष चलना था लेकिन 4 वर्ष चल गया। 4.4 जो अथी निर्धारित किया गया था, लेकिन प्राप्त हुआ 4.83, 4.83। चलिए आगे देखते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना कितना? 80 से 85, 80 से 85 तो 5.2 से 5.54 हो गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 3, 85 से 90, 85 से 90 तो कितना? 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, 92 से 97 कितना? तो 5.6 से 6.68 हो गया। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2002 तो 6.6 से 5.6 हो गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तो 8% के बाद 7%, लेकिन प्राप्ति हुआ 7.8%। 11वीं पंचवर्षीय योजना तो 2007 से 2012, 9 से 7.9 हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, 9वीं से 8 हो गया, 9 से 8 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत क्षमता सृजित के? तो 60 से 70 मेगावाट। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 12 से 17। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? सोवियत संघ रूस में, सोवियत संघ रूस में। अब तक भारत में योजना अवधि कितनी बार हुआ था? तो 3 बार। कितना बार हुआ था? तो 3 बार हुआ था। चलिए, भारत में शहरों को गंदगी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सा इंदिरा आवास योजना चलाया गया था? कौन सा योजना? तो इंदिरा आवास योजना चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कामगारों को मजदूर किस आधार पर, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक के आधार पर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे हैं गोल्डन हैंडशेक है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम संबंधित है तो स्वैच्छिक सेवा वृद्धि, स्वैच्छिक सेवा वृद्धि, स्वैच्छिक सेवा वृद्धि, स्वैच्छिक सेवा वृद्धि। इंदिरा आवास योजना किन लोगों के लिए सहायता है, गरीब ग्रामीण को आवास, गरीब ग्रामीण को आवास। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचानना, भारतीय नागरिकों को पहचानना। आधार क्या है, तो एक कार्यक्रम भारतीय नागरिकों को पहचानना, पहचान उपलब्ध कराने हेतु। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है तो शेर है, क्या है, तो शेर है। भारतीय योजना काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल हुआ, तो 1980 के दशक में, 1980 के दशक में। 1900 योजना आयोग एक संसदीय विधानसभा द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे, कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। देश में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता, प्रधानमंत्री होता। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, वो योजना आयोग के सचिव होता है, कौन होता है, तो योजना आयोग के सचिव होता है। चलिए आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली संस्था कौन है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। परिषद भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग एक है संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग अवधि कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है। अब तक भारत में कुल कितने वित्त आयोग हैं, तो 14। कितना है, 14 है। कितना है, तो 14 है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो केसी नियोगी हैं, कौन है, तो केसी नियोगी। जनवरी 2003 में गठित 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष CR राजन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटाने के लिए कौन सा मुख्य एजेंसी है, तो वित्त आयोग, कौन है, तो वित्त आयोग है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।